महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना हो या फिर कांग्रेस एनसीपी, सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और सरकार बनाने में कामयाब भी रही। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे भी रहे। प्रदेश में मराठी मानुष का नारा बुलंद करने वाली एमएनएस एक सीट पर सिमट गई, तो वहीं अभी तक हैदराबाद तक सीमित रहने वाली एमआईएम ने 2 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। अब असादुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ये पार्टी महाराष्ट्र के बाहर भी अपना प्रस्ताव बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है और ऐसे में ओवैसी पर दूसरी पार्टियों की नजरें भी बनी हुई हैं, क्योंकि ओवैसी के दखल से दूसरी पार्टियों पर असर पड़ना भी तय है। अब कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, इस बहाने बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। ये दल बीजेपी और ओवैसी के बीच साठगांठ के दावे कर रहे हैं। वहीं ओवैसी मुस्लिमों के साथ साथ दलित को आकर्षित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि ओवैसी अपने मिशन में कामयाब हुए तो कांग्रेस, एनसीपी और बीएसपी जैसी पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी दिल्ली में भी दर्ज कराएंगे अपनी मौजूदगी। मुस्लिमों के अलावा दलितों का भी मिलेगा साथ। बीजेपी और ओवैसी के बीच है डील। नमस्कार, जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर। जी हां, ओवैसी की पार्टी एमआईएम की ताकत हैदराबाद में किसी से छिपी नहीं है। 1984 से अब तक वहां की लोकसभा सीट पर एमआईएम के खाते में ही जाती रही है, लेकिन अब ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बाद अब ओवैसी की नज़र दूसरे प्रदेशों पर भी लग गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में ओवैसी कूदने को तैयार है और ओवैसी की नज़र मुस्लिमों के साथ साथ दलितों पर भी टिकी हुई है। वहीं ओवैसी को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर निशाना साध रही है, जिसके साथ कभी ओवैसी का गठबंधन हुआ करता था। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, कांग्रेस के नेता हरीश भारद्वाज जी और नागपुर में मौजूद रहेंगे एनसीपी नेता अजय पाटिल जी। साथ ही मुंबई से हमारे साथ रहेंगे शिवसेना नेता सुभाष सावंत और बीजेपी नेता फूलचंद उबाले। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर। ओवैसी किसके लिए? ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार कदम रखा और इसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। अब ओवैसी की चाहत अपना प्रभाव बढ़ाने की है और माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में वो अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन इस बीच ओवैसी और दूसरे नेताओं में बयानबाजी का एक दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली एमआईएम के हौसले बुलंद हैं। अभी तक केवल हैदराबाद में अपना असर रखने वाली पार्टी अब दूसरे राज्यों में पैर पसारने की तैयारी में है। पार्टी पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहना गलत है। ये केवल मुस्लिमों की पार्टी नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे इंटरव्यू में ओवैसी ने दावा किया कि हमारी पार्टी को मुसलमानों के अलावा दूसरों का साथ मिला है और इसी के चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। पार्टी ने चुनाव में 5 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें एक दलित उम्मीदवार भी था। बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा, एमआईएम ने मुस्लिमों को चुनाव में लड़ने का मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। मैं जहां भी जाता हूं, मुस्लिम युवा अपने लिए एक नेतृत्व की मांग करते हैं। मुस्लिमों को विकास और आत्मसम्मान को हासिल करने की जरूरत है। ओवैसी किसके लिए? एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। एमआईएम के बढ़ने में बीजेपी नेताओं का हाथ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी नहीं छोड़ते।
पवार महाराष्ट्र में MIM के बढ़ने में बीजेपी के ही कुछ नेताओं का हाथ मानते हैं। हालांकि ओवैसी ने बीजेपी और उनके बीच सांठगांठ को साबित करने के लिए शरद पवार को चुनौती भी दे दी, लेकिन शरद पवार अकेले कोई नेता नहीं है जो इस बात को हवा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि सेकुलर वोटों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ओवैसी से डील की है। ओवैसी और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, अब तक बीजेपी ओवैसी को लेकर बेहद आक्रामक थी। यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने ओवैसी को देशद्रोही तक कहा था, लेकिन बीजेपी और महाराष्ट्र विधानसभा में ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दिया। अब MIM दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अगर MIM दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को ही होगा। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पर नजर। महाराष्ट्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अब ओवैसी की पार्टी दिल्ली की चुनावी जंग में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी की नजर दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स पर है, लेकिन पार्टी की इन शुरुआती कोशिशों को थोड़ा झटका भी लगा है। जेडीयू के पूर्व MLA शोएब इकबाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अभी तक खबरें थी कि इकबाल दिल्ली में MIM का चेहरा बन सकते हैं। बहरहाल ओवैसी की चाहत अपना प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों में फैलाने की है। बहरहाल ये अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं, इनकी मौजूदगी से किसे फायदा और किसे नुकसान होता है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो MIM ओवैसी, MIM ओवैसी, MIM ओवैसी, आज सुर्खियों में है असदुद्दीन ओवैसी। कौन है ये, क्या है MIM? और पूरे देश में आज जो सुर्खियां मिल रही है, क्या समाचार पत्र, क्या टेलीविजन चैनल, आखिर इसके पीछे रहस्य है तो क्या है? ये वही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी जो MIM है पिछले 80 वर्षों से एक तरह से एक छत्र राज वो हैदराबाद में करते आए हैं। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी का दबदबा है, आज भी उनका निर्वाचित सांसद है। वैसे में ओवैसी का हैदराबाद की सीमा लांघ कर महाराष्ट्र पहुंचना, वहां चुनाव में शामिल होना और 2 सीटों पर कब्जा। महत्वपूर्ण यह है कि जो स्थानीय मराठी मानुष का मुद्दा बनाकर और स्थानीय लोगों के लिए, मराठियों के लिए अपनी जान कुर्बान करने का दावा करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की पार्टी को जहां सिर्फ 1 सीट पर विजय मिली, ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों पर विजय मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुर्खियां में बल्कि आने का कारण यह रहा है कि ओवैसी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के अल्पमत सरकार को समर्थन दे दिया। खबरों में वहां से बनना शुरू हुआ। उसके बाद अब उनकी यह घोषणा है कि वह दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उससे भी आगे बढ़ते हुए उनकी नजरें अब पश्चिम बंगाल पर भी पड़ी हुई है। उन्होंने घोषणा की MIM ने कि वे पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। साफ है कि ओवैसी की नजरें देश में अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम वोटरों पर है। हालांकि वे इनकार करते हैं और उनकी संस्था जो स्थापित हुई थी एक धार्मिक और एक सामाजिक संगठन के रूप में, लेकिन अब वो बिल्कुल हर तरह से 100% कह लीजिए वो राजनीति करना चाहते हैं। और कहने के साथ दुख ये जरूर लगता है, लेकिन सच्चाई ये लगती है कि शायद वे सांप्रदायिक आधार पर अब राजनीति करने पर तुले हैं। अब मुझे याद आता है उन दिनों की, बल्कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी बैठे, उनसे जानना चाहेंगे कि आजादी के पूर्व जो मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी, जो उसका निर्माण हुआ था, जिस उद्देश्य से कांग्रेस ने समर्थन में दिया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे अखंड भारत के लिए मुस्लिम लीग भस्मासुर साबित हुआ था। और आज कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि उनके समर्थन से, उनके संरक्षण में MIM ओवैसी को आगे कर रही है, तो अगर यह सच है तो शायद आने वाले दिनों में जिस आधार पर देश की राजनीति को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्षमा करेंगे मैं यहां कहने के लिए मजबूर हूं कि अगर यह सच साबित हुआ तो यह MIM और यही ओवैसी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भस्मासुर साबित होंगे। कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत मिल रहे हैं भारतीय राजनीति के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए, कि ओवैसी जैसा व्यक्ति और उनकी पार्टी MIM
अब पूरे देश में बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटकर चुनाव लड़ने की सोच रही है। आखिर उनके मंशा क्या देखते हैं आप? देखिए विनोद जी, बड़ा स्पष्ट है कि पिछले जी 20-25 वर्ष की राजनीति का अगर विश्लेषण करें जी तो मुस्लिम इत्तेहादे मुसलमीन जी जो निज़ाम हैदराबाद ने बनवाया था, ये संगठन, जी उसके झंडे के नीचे अभी ओवैसी साहब के वालिद खुद एमपी थे 2004 तक। उसके बाद ओवैसी साहब अब तशरीफ लाए हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन एक प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जी लगातार पिछले 15-20 वर्षों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल और कांग्रेस विशेष रूप से जिस प्रकार से मुसलमान 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 करती रही है, और चाहे वो देश के राष्ट्रीय स्रोतों पर पहला हक होने का बात हो तो प्रधानमंत्री कह देते हैं विज्ञान भवन से कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। जी नागरिकों के बीच में हिंदू मुसलमान का भेद करके जिस प्रकार से राजनीति को चलाया गया है, उससे ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। जी ये दोषारोपण आरएसएस पर करना या बीजेपी पर करना कि उनकी राजनीति की वजह से ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो आगे आ रही है, ये गलत है। इसकी परिस्थितियां स्वयं आप ध्यान से सोचिए, जी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कोई दूसरा राज्य हो जहां मुस्लिम जनता बहु अच्छी खासी है, वहां के नेताओं ने, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस हो, किस प्रकार से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रखने के लिए किस प्रकार से उन्होंने उनकी धार्मिक भावनाओं की तुष्टीकरण नहीं किया और उनको उसी लेवल पर रहने के पुख्ता इंतजाम बांधे। ये खतरनाक बात है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि जब मुस्लिम जनता को आप ये कहते हैं, सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल ये सीधा संदेश देते हैं कि उनके वोट धर्मनिरपेक्ष हैं और बाकी के वोट जो हैं वो सांप्रदायिक हैं, तो ये सीधी बात आ जाती है, मुस्लिम फिर क्यों अपने बीच से ही, अपने धर्म के मानने वाले के बीच से ही अपना नेतृत्व क्यों ना ढूंढे? ये परिस्थितियां किसने पैदा की? कपूर साहब, यह ओवैसी ने खुद कहा है कि मैंने पूरे देश का दौरा किया है और देश का मुस्लिम युवा वर्ग अपने लिए एक नेतृत्व की तलाश में है और विकास चाहता है और आत्मसम्मान चाहता है। ये सारी वही बातें हैं जिसकी ओर मैंने इशारा किया जो मुस्लिम लीग कभी कहा करती थी। तो ये तो अवसर किसने दिया? नहीं, तो वही सबसे महत्वपूर्ण या दुखद या आश्चर्यजनक है, बल्कि रहस्यमय है। भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पूर्व अमेरिका जाने के पूर्व हमारे देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवाद का एक प्रमाण पत्र जारी किया था। तो राष्ट्रवादी है भी मुसलमान, वो ठीक है। और अब महाराष्ट्र में उनका समर्थन लिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र में समर्थन लिया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी चरण चिन्हों पर चल रही है जिसके लिए, जैसे आपने कहा, सभी राजनीतिक दलों को जिसको आपने आपत्ति जताई कि वो संप्रदाय की राजनीति करते रहे, तो क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी लीग पर चलती हुई संप्रदाय की राजनीति करना चाहती है? देखिए विरोध जी, बड़ा स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ में तथाकथित जो आतंकवाद है उसके प्रतीक के रूप में वहां पर जाती है, तो ये भूल जाती है कि यही आजमगढ़ है जहां ब्रिगेडियर उस्मान पैदा हुआ था, जिसने 1947 की पहली जम्मू कश्मीर की लड़ाई में, जिसको हम ब्रिगेडियर उस्मान को जो है वो नवशेरा का शेर बोलते हैं, और जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की ये पेशकश ठुकरा दी थी कि वो नई पाकिस्तानी फौज का जनरल बन जाए। उसने कहा मैं यहाँ ब्रिगेडियर ही सही हूँ। तो वो आजमगढ़ भी है, वो ऐसे मुसलमान भी हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा रहे हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान जम्मू कश्मीर में भी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ आप देश में मुसलमानों को एक अलग नागरिक वर्ग मान करके पैदा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपेक्षाएं जगाने वाले, उनके अंदर अलग से नेतृत्व देने वाले लोग भी पैदा होंगे। और ये मुस्लिम लीग की शक्ल में अगर कोई मुस्लिम नेता, और मैं जानता हूँ ओवैसी साहब के छोटे भाई जो आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके अगर आप वक्तव्य देख लें जो उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दिए हैं, तो आप
दांतों के नीचे उंगली दबाएंगे। वो कहते हैं कि ये हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, बोले हम पाकिस्तान जाएंगे तो ताजमहल लेके जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे तो लाल किला लेके जाएंगे, हम कुतुब मीनार लेकर के जाएंगे जी। ये इस प्रकार की बातें करके, ये वही बात है, आप ध्यान देखिए 1947 वाली बात है कि उस दौरान वहां पर वहां के मुस्लिम लीगी नेता कहते थे ये कैसा पाकिस्तान है जहां ताजमहल नहीं है, ये कैसा पाकिस्तान है जहां दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं है। इसलिए मैंने आजादी पूर्व की मुस्लिम लीग याद की। आपके पास मैं फिर आऊंगा। चलिए हम सीधे पूछ लेते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता फूलचंद उबाले जी मुंबई स्टूडियो मौजूद है। अब उनसे ही सीधे पूछते हैं, फूलचंद जी, आपकी पार्टी के ऊपर अब यह आरोप लग रहा है कि आप अपने सिद्धांत से या घोषित सिद्धांत से, जो आपके आदर्श हैं, उससे हट करके अब आप भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी यह जो ओवैसी का मामला है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में, आपके महाराष्ट्र में उनका समर्थन आपकी सरकार को मिला, और अब जबकि ओवैसी की एमआईएम ने दिल्ली में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े प्रसन्न हैं, जो खबरें मिल रही है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, चूंकि वो धर्म तथा कथित धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा करने में सफल हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति में, सिद्धांतों में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कोई परिवर्तन आया है? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो मैं ये खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के बीच कोई डील हुई है। ऐसी कोई डील हुई नहीं है हमारी उनके बीच। हाँ, भले आपने देखा होगा कि पिछले 68 सालों में 60 साल जो राज्य कांग्रेस करते आई है, और कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम का तुष्टीकरण किया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी है और अन्य पार्टियां जो है मुस्लिमों को हर बार अपने तरफ खींचने के लिए आकर्षित करती है और उनके ऊपर राजनीति करती है। इसी राजनीति को देखते हुए जब एमआईएम पार्टी का उगम हुआ है, तो वो एमआईएम पार्टी को आज उनकी बात जो है मुस्लिमों को भी समझाने के लिए वो समर्थ हो चुकी है। दूसरी बात, जैसे राकेश जी ने कहा है कि मुस्लिमों का एक चेहरा होना चाहिए। मुस्लिमों का चेहरा जो है आज कोई पार्टी जो है दे नहीं पा रही है कि मुस्लिमों का कोई एक आगे आकर संगठन बने और उस संगठन का चेहरा। तो आज एमआईएम जो है उस मुस्लिम का चेहरा बनने जा रही है, और मुस्लिम लोगों के अगर वो अपनी बात कहने के लिए और समझाने के लिए उन्होंने समझाई है, तो वो जहां तक वो बात समझाने के लिए सफल हो चुके हैं। ताकि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी भी कुछ मुस्लिमों के लिए कर रही है, और कांग्रेस ने जिनको हमेशा अपने वोट बैंक के तौर पर मुस्लिमों को वापरा है, और उनकी जो हमेशा जो समस्या रही है, उनकी मूलभूत सुविधा है, जो मुस्लिमों को जो प्रॉपर नेतृत्व देना चाहिए, वो कांग्रेस दे नहीं पाई है। जैसे आज आपने देखा कि एमआईएम को आज लोग अपनी एक मुस्लिमों का चेहरा के रूप में ओसुद्दीन अकबर हो या अकबर ओसुद्दीन हो, इनके पीछे आज तेजी से आज समाज उनके पीछे जा रहा है। दूसरी बात है कि एमआईएम का कोई हमने समर्थन मांगा नहीं है कि हमें समर्थन चाहिए। हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए कि आप शरद पवार जी ने भी समर्थन जाहिर किया हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका समर्थन नहीं मांगा है और ना ही लिया है। अगर कोई पक्ष हमें अगर बाहर से समर्थन देता है तो अगर आपको कल ही की बात देखिए कि शरद पवार जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और आप तो चुनाव के लिए तैयार रहिए। तो उसके बाद आपने देखा है कि शिवसेना का भी बयान आया हुआ है कि पार्टी जो है सरकार गिरेगी नहीं, सरकार चलेगी। तो हम लोग महाराष्ट्र के अंदर सक्षम है कि हमारी पार्टी है, स्थिर सरकार है, 5 साल चलने वाली है। लेकिन इसके लिए हम अगर ऐसे एमआईएम जैसी पार्टियों का हम समर्थन लेने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से नहीं, आपके पार्टी की जरूरत अभी उनके 2 आमदारों के समर्थन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुद्दा है, जो आपसे जानना चाहते हैं हम, कि क्या जो आपने बातें बताई कि कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति कर रही थी, अल्पसंख्यकों के वोट को बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल किया, तो क्या कहीं आपकी यह तो नीति नहीं है या आप किसी ऐसी योजना पर चल रहे हैं कि यह जो संगठित वोट बैंक है उसमें खलल डालकर उसको तोड़ दिया जाए एमआईएम के माध्यम से, ताकि आपको फिर बहुसंख्यकों को वोटों का लाभ मिलता रहेगा? यही आप पर आरोप है। सभी आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का वरदहस्त है।
फुलचंद जी। बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा एमआईएम जिस तरह से आप एमआईएम अपनी बात कहने में सफल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने 24 सीटें लड़ी है जी। तो 24 सीटों के अंदर वहां पे देखिए आप दूसरे तीसरे नंबर पे वो आई है। और जिस तरह से एमआईएम की आप भाषा देखोगे, उनके भाषण देखेंगे अकबर ओवैसी दिन, ये टोटल देशद्रोही की बातें हैं। इन्होंने जो भी बातें कही है, हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की है, हिंदुस्तान के जो कानून है, कानून के खिलाफ जाकर इन्होंने बात की है। नहीं वो ठीक है। फुलचंद जी देखिए, मुस्लिम संप्रदाय को जो है फुलचंद जी भड़काऊ भाषण देने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के ओवैसी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो यही तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी पार्टी के लिए, ऐसी व्यक्ति के लिए समर्थन की जो बात आपके साथ जोड़ी जाए, आखिर क्यों? इसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है? जो विपक्षी दल, अन्य दल, राजनीतिक दल आप पर आरोप आखिर लगा रहे, तो क्यों लगा रहे? आपके को निशाने पर क्यों ले रहे हैं एमआईएम और ओवैसी को लेकर के? नहीं देखिए, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है जी। और जिस तरह से मोदी जी की लहर चल रही है, उस लहर के आगे एमआईएम वगैरह ये जितनी भी, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब सभी पार्टियां है, बसपा हो, ये सभी धाराशाही हो चुकी है। अभी हमारे पे आरोप लगाना है कि एमआईएम से डील हो रही है। अरे भाई, एमआईएम का उगम क्यों हो रहा है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के साथ आज तक मुस्लिम समुदाय रहा है, हमेशा मुस्लिम के समुदाय का समर्थन लेके कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान में राज किया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम समुदाय के साथ में लेकर उन्होंने राज किया हुआ है। तो अनेक पार्टियों ने उनका शोषण किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ। अब उन शोषण मुक्त होने के लिए अगर एमआईएम अपनी पार्टी का अगर विस्तार कर रहे हैं कहीं पे, और विस्तार करके लोगों को अपनी पार्टी में लेकर अगर कहीं समझाने के लिए मुस्लिम समुदाय में सफल हो रहे हैं, आपके पास आपके फुलचंद जी आप बने रहिए, आपके पास सब फिर आएंगे। ये तो तय करते आपके बने रहिए, आपके पास सब फिर आएंगे। तो एक मिनट विनोद जी, मैं एक बात फूलचंद जी की बात से सहमति व्यक्त करता हुआ मैं एक बात कहता हूँ जी कि 2004 से और 2012 तक ओवैसी साहब यूपीए सरकार का समर्थन कर रहे थे जी, कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। तब उनकी नीतियां क्या थीं? तब भी उनकी नीतियां वही थीं। हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र प्रदेश में जी, तब भी उनकी नीतियां वही थीं जो आज हैं। और उसी दौरान उनके अकबरुद्दीन छोटे भाई साहब को गिरफ्तार किया गया था जी। तो ये आज कोई नई बात नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि 2 विधायकों ने समर्थन दिया है कि नहीं दिया। आप कह रहे हैं तो दिया होगा, वो अपनी ओर से, जैसे एनसीपी ने दिया उसी तरह से दिया। तो लेकिन जहां तक राजनीतिक सिद्धांतों की बात है, कोई भी व्यक्ति क्या कभी ये सोच सकता है कि आज़ादी के समय या आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मुस्लिम लीग में कोई समझौता हुआ होगा? असंभव। ये दुनिया का 8वां नहीं 12वां आश्चर्य हो जाएगा। हो ही नहीं लेकिन कपूर साहब, ये बात है, लेकिन राजनीति में उस काल में कोई प्रधानमंत्री, वो भी आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी या तत्काल उस समय हिंदू महासभा या जनसंघ, वो भारतीय मुसलमानों को कभी इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा था जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने अभी दिया। इसमें कोई नया प्रमाण पत्र नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। नहीं, उसके पहले नहीं भाई, देखिए उसके पहले नरेंद्र मोदी ने कभी भी अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं किया। ना क्या हो, राष्ट्रवादी है, ना किया हो, बेशक ना किया हो। लेकिन सवाल यह है कि 1947 में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, 1947 में भी आसफ अली साहब थे, 1947 के अंदर भी किदवई साहब थे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान थे, पाकिस्तान के निर्माण के विरोध में थे। यहाँ तक कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो भी पाकिस्तान के निर्माण के विरोध में थे। तो इसलिए राष्ट्रवादी मुसलमान, बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बहुत गलतियां की। मैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। कपूर साहब आप बने रहिए, आपके पास इस मुद्दे पर फिर आएंगे। लेकिन इसमें से एक रिपोर्ट देख ले हम कि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों ही अपने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इनकी ताकत हैदराबाद में किसी से छिपी नहीं है और अब ये इससे बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम पर।
एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देने के चलते पूरे देश में मशहूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर फिल्म स्टार सलमान खान, ऐसी कोई भी हस्ती नहीं जिन पर इन्होंने कोई भड़काऊ भाषण न दिया हो। इनके चलते इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन करीब 80 साल पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में वो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसका नाम हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। पिछले 5 दशकों में मजलिस और उसके चलाने वाले ओवैसी परिवार की ताकत की रफ्तार इतनी बढ़ी है कि हैदराबाद पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। हैदराबाद लोकसभा की सीट पर 1984 से उसका कब्जा है। कई बार इस पार्टी पर एक सांप्रदायिक दल होने के आरोप लगे, लेकिन आंध्र प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों ने अलग अलग समय पर उससे गठबंधन बनाए रखा। कांग्रेस के साथ लगभग उसकी 12 साल की दोस्ती में उस वक्त दरार पड़ी जब चार मीनार के निकट एक मंदिर के निर्माण के विषय में एक विस्फोटक मोड़ ले लिया। मजलिस ने कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और अपना समर्थन वापस ले लिया, और अब ओवैसी की अगुवाई वाली MIM हैदराबाद के बाहर अपना वजूद बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अभी हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा ओवैसी की नीति और नियत हमेशा संदिग्ध रही है। अभी इस रिपोर्ट के पहले कपूर साहब बता रहे थे कि कभी भी RSS या कोई हिंदू संगठन या फिर मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच कोई डील कभी नहीं हो सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर आएंगे कि आखिर फिर कारण क्या है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एनसीपी के नेता राजपुर में अजय पाटिल जी बने हुए हैं। तो सीधे हम उनके पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। अजय पाटिल जी, अभी आपने चर्चा सुनी जिस प्रकार ओवैसी का उदय हो रहा है। आपके नेता शरद पवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि MIM के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ओवैसी के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रखा हुआ है, और जिस कारणों पर हम चर्चा करें, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर वह जो है तथा कथित धर्मनिरपेक्ष वोट है, जिसमें चाह रहे कि फूट डाल करके वो बढ़ जाए, उनका बिखराव हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्ध मतदाता है वो एक मुश्त वोट डाले और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मिलता रहे। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इसमें कितना तथ्य है, और आपके नेता ने जो सीधा आरोप लगाया है आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अजय जी। नहीं, बिल्कुल बराबर है जी। जो हिसाब से जी ओवैसी साहब के भाषण होते हैं जी, जो हिसाब से उनकी जो सीट्स फाइनेंस हो चुकी है, करीब उन्होंने महाराष्ट्र में एक शायद 25 सीट उन्होंने लड़ी है इलेक्शन में, और जो फंडिंग हुआ वो कहीं पे भी जो नेशनल कांग्रेस जो नेशनल पार्टीज है उससे कहीं पे भी उनका फंडिंग कम दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी होशियार पार्टी है। मोदी जी को तो पूरा देश में से राष्ट्रवादी भी नहीं चाहिए, कांग्रेस तो एक नंबर दुश्मन है। जिस प्रकार BSP को बढ़ावा दे रहे लोग महाराष्ट्र में, BSP को फंडिंग होता है वो भी तुम्हारे बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में, उसी प्रकार ओवैसी यानी MIM पार्टी को फंडिंग हो रहा है। नहीं तो हैदराबाद के लोग यहाँ पे आके उनको पूरा डेटा दिया जा रहा है, उनको पूरा उस तरह से दिया जा रहा है ताकि पूरे मुस्लिम जो वोट्स है, जो कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वोट बैंक है, निश्चित रूप से एक सेक्युलर वोट्स है, इनको कैसे तो भी कुछ भी करके कांग्रेस या राष्ट्रवादी से दूर फेंका जाए और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में और देश में ये पावर में आ जाए भारतीय जनता पार्टी। तो शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कोई गलत नहीं दिया है, सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके दिया है कि ओवैसी जी का जो हिसाब से जो आगे में चल रहा है कि बंगाल में सीटें लड़ाऊंगा, दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ाऊंगा, एक छोटी पार्टी को इतना बड़ा ये कोई छोटी इजी बात नहीं है जब तक किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है।
ये एक बहुत ही खतरनाक बात है लोग। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे, पाटिल साहब बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भारद्वाज जी मौजूद हैं। अब उनसे हरीश भारद्वाज से जानेंगे। भारद्वाज जी, जिस प्रकार एनसीपी नेता शरद पवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, उसी प्रकार आपके नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि ओवैसी के एमआईएम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी के माध्यम से जो धर्मनिरपेक्ष वोट हैं उनका बंटवारा कर दिया जाए ताकि इसका अस्थायी राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार अभी पाटिल साहब ने कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो स्थिति बन रही है देश में, अगर ये सच है, ये सारे आरोप है और कयास है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है भारद्वाज जी, तो यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, ताने बाने के लिए अत्यंत ही खतरनाक है कि एक बार फिर आजादी पूर्व जा रहे हैं और वहां जो ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि देश 2 हिस्सों में एक बार फिर बढ़ जाए। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस यहां स्थापित है, आप अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन समाज और राष्ट्र के प्रति आप अपने दायित्व को भूल नहीं सकते हैं। अगर आपके नेता ने सीधा आरोप लगाया है तो आखिर इसके पीछे तथ्य क्या हो सकता है और इसके निराकरण के क्या उपाय राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी करना चाहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं चंद शब्द आपसे कहना चाहता हूं जी। कि लगा सकें तो बाग लगाएं, आग लगाना ना सीखें, जी। जला सकें तो दीप जलाएं, दिल का जलाना ना सीखें। जी 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 जी। महोदय, ये जो परिस्थितियां 1947 से पूर्व इस देश के अंदर मौजूद हुई, जो घटित हुई, कहीं ना कहीं पर सांप्रदायिक आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। जी। वही परिस्थितियों का निर्माण सन 90 और 91 के बीच में हुआ जी। और जब जब सांप्रदायिक आधार पर इस देश का विभाजन होता है, जब जब इस विचारधारा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोग बंटते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आप गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा सांप्रदायिक लोगों का इसमें हित होता है और कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, जो वो लोग जो देश के विकास में जिनका सहयोग होना चाहिए था, वो सांप्रदायिक आधार पर बंट करके देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का एक काम करते हैं। जिस प्रकार से 1990, 89 और 91 में बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण हुआ जी, और उस बाबरी मस्जिद के प्रकरण के आधार पर इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया गया और कहीं ना कहीं पर उसका परोक्ष व अपरोक्ष रूप से सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होने से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और उसके एवज में फिर एक और ध्रुवीकरण हुआ, वो जाति के आधार पर इस देश का ध्रुवीकरण हुआ। जिस जाति के आधार पर इस देश को बांटा गया, वहां पर बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, मंडल कमीशन की बातें हुई। कहीं ना कहीं पर मेरा मंथन और चिंतन कांग्रेस पार्टी का इस बात पर है कि इस देश की विचारधारा को मत मिटाइए। ये विचारधारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत सिखाती है, वो विचारधारा जो देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है। हम बड़े अफसोसनाक इस बात पर बैठे हैं कि आज हम कपूर साहब भी ये बात कह रहे हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिक मतलब राष्ट्रवाद होने का सबूत मुस्लिम को देना पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रवादी भी है, बिना राष्ट्रवादी भी मुस्लिम है। आखिर ऐसा क्यों बातें की जा रही है? आपने महत्वपूर्ण बात की, लेकिन इस बात को आप नहीं भूलिए कि जैसे सभी खुल गए कि मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोटों को वोट बैंक बनाया आपकी पार्टी ने और उसका लाभ वो लेते रहे, उसका हमेशा लाभ लेगा। जिस बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करते हैं, आपको मालूम होगा, क्षमा करेंगे, स्वयं उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर इसका आरोप है कि उनकी जानकारी में सब हुआ था। तो एक जो जिस ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर समाज में जो ध्रुवीकरण की बात आती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रहे। और अब जो आपने बात कही कि वो जातीय आधार पर भी यह होता है, ये बहुत जो ओवैसी साहब है उनकी नजरें सिर्फ मुस्लिम वोट पर नहीं है, दलित वोट पर भी है। मैं वही आना चाह रहा हूं, वही मैं अपनी बात को लेकर के आ रहा हूं कि एक बार पुनः इस देश को जातिगत, इस धर्म के आधार पर इसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार पुनः वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक आधार पर यहां लोगों का ध्रुवीकरण हो। आखिर ऐसा क्यों हो, आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी बात है, जैसा कपूर साहब कह रहे थे, कहीं भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक नहीं, मुस्लिम लीग और आरएसएस एक नहीं हो सकते थे। बात इसकी नहीं है, बात उसके तंत्र की है। आखिर उसमें रहस्य क्या है? ऐसी क्यों परिस्थिति पैदा की जा रही है कि दिल्ली के चुनाव भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, हालांकि भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में उनका समर्थन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, चिन्हित करता है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रदर्शन है कि किसी न किसी प्रकार से इन दो पार्टियों का साठगांठ है। साठगांठ ना हो
कहीं ना कहीं विचारधारा को भ्रमित करने की, लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बचाने की, बनाने की और लोगों के वोट को बांटने की। और इस देश जो ये परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, ये बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक देश के लिए पैदा की जा रही हैं। इसका हित कहीं ना कहीं पर इस देश के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल लोगों की विचारधारा को प्रभावित कर समाज में एक नया ध्रुवीकरण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे साथ शिवसेना के नेता सुभाष सावंत जी मौजूद है। अब हम सीधे सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष जी, यह आप ही के पास में आ रहे हो। सुभाष जी, आप ही के पास आया। अब जितनी चर्चा हुई आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि धर्मनिरपेक्ष वोटों को बंटवारे के लिए, उनको बिखराव के लिए उन्होंने हाथ रख दिया है MIM के ओवैसी के ऊपर, जिनकी मौजूदगी अब पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा में हो गई। उनके 2 आमदार चुनकर आ गए। लेकिन यह अब वो जो है, न केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों पर उनकी नजर है, दलित वोटों पर भी उनकी नजर है। अगर यह सच है तो यह और भी खतरनाक है। जिस ध्रुवीकरण की चर्चा कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में समाज में एक बहुत बड़ा धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर विभाजन की एक रेखा खींच दी जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं सुभाष जी? इसने खड़ा किया गया, सावंत जी इसके पीछे था जी। कई सालों से, जब से हम देश को स्वतंत्र मिला है जी, उससे आज तक एक कांग्रेस ने ये सब पैदा किया हुआ मसला है जी। और हर बार कांग्रेस मुसलमानों की पुष्टि करते रहे जी। हम ये नहीं कहते कि सभी मुसलमान इस देश के द्रोही है या देश के बाहर है, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। इस देश प्रेम करने वाले मुसलमान भी हमारे हिंदुस्तान में है। इसका मकसद राष्ट्रपति भी हमारे मुसलमान रह चुके हैं, वो हमने बर्दाश्त किया है। अंतुले जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो हमने मान्य किया है। लेकिन हम जब बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान की हो जाती है। वो जब बात करते हैं तो फिर कहता है कि शिवसेना कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है, सब कहने के लिए खड़े हो जाते। आज इनका मुंह कहा गया? आज ये पैदाइश किसके राज में हुई है? ओवैसी की। किसने बढ़ावा दिया है? किसने समर्थन पे इनके साथ में हैदराबाद में काम किया है? ये सब आएगा तो कांग्रेस के ऊपर आता है। और अब जमीन खिसक गई तो लग रहा है अब सब कुछ हाथ से निकल गया है। देखो, हिंदुस्तान के जो नागरिक है ना, वो हिंदुस्तान के नागरिक हर बात के खड़े हैं। वो इस हिंदुस्तान पे प्रेम करने वाला हर मुसलमान, हर हिंदू ये गलत आदमी लोग को इस हिंदुस्तान में सहारा नहीं देगा। और रही ओवैसी की बात, ओवैसी के लिए हम लोग बहुत काफी है और हिंदुस्तान में हमारे साथ मुसलमान भी है और हिंदू तो है ही है। हिंदू के लिए तो लड़ेंगे, जो हो जाएगा देखा जाएगा। लेकिन ये बात डराओ मत, ओवैसी आ रहा है। ओवैसी कोई बड़ा शेर नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। और दूसरी बात, मुसलमान हमारे भाई है। इस हिंदुस्तान में प्यार करने वाला हर एक मुसलमान हमारा भाई है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। खतरनाक बात कही जा रही है। अब्दुल हमीद को देखा है हमने, सैयद की सुभाष जी, आपसे एक सवाल इसमें जानना चाह रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात कही जा रही है। आ रहा हूँ आपके पास, भरद्वाज जी आ रहा हूँ। सुभाष जी से एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान एक है, वो बहुत माने सशक्त है उसका मुकाबला करने में। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछाता हूँ कि जिस ओवैसी की आप आलोचना कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल एक मक्खी बता रहे हैं। उस ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र में 2 सीटें कैसे मिल गई जब राज ठाकरे को सिर्फ 1 सीट मिली? यह कैसे हुआ? महाराष्ट्र के मतदाता ने उन्हें अपना नेता कैसे मान लिया? जी देखो, हर बार मुसलमान बेवकूफ नहीं होता है जिस तरह कांग्रेस ने बनाया है। जी मुसलमान भी सोचने वाले में है जी। अगर वो ऐसे गलत अगर वो ऐसी बात करेंगे तो मुसलमान उनको भी साथ नहीं दिए गए, जैसे कांग्रेस से बाहर निकल गए। हमें भी कई देश प्रेमी मुसलमानों पर भरोसा है, हमारे भी दोस्त है, हमारा भी पार्टी में लोग हैं। हम वो नहीं कहेंगे कि सभी मुसलमान रहेगा। और जो सोचा समझा है, ये सब चाल जो है वो कांग्रेस की है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। हम कुछ करने जाएगा तो कम्युनल, ये करेंगे तो सब कुछ चाहिए, ये ऐसा नहीं चलता है।
और ये बंटवारा इस बात पे हुआ है, जी। ये हिंदुस्तान इस बात पे हुआ है। हम किसी इसके बात पे नहीं के, ये जो आज देश में आतंक बढ़ाया है ना, जो देश में आज जनता भोग रही है ना, इसका कारण कांग्रेस है। और ये अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनके पैर से जमीन खिसक गई है। जी, बहुत अच्छा समझ आपके पास फिर आगे बने रहेगा। आप भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, शिवसेना के हमारे शिवसेना के नेताजी ने कहा जी कि ये देश हिंदुओं का है। आपने शब्दों पर गौर नहीं किया, ये देश हिंदुओं का है और मुसलमान भाई हैं। जी, बड़ी अफसोसनाक बात है, इस भारत के संविधान के अंदर जब ये देश धर्मनिरपेक्षता शब्द इसके अंदर जोड़ा गया है, सामाजिकता शब्द इसके अंदर जोड़ा गया है, इसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ये फंडामेंटलिस्ट ताकतें अगर करेंगी तो कहीं ना कहीं इस देश के खिलाफ एक कुचक्र अच्छे लगते हैं, कुचक्र रचा जा रहा है। मैंने आपकी बात को पूरी गंभीरता से सुना था, आप जरा धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो शिवसेना और ये जो लोग हैं, वे लोग भगवा रंग पहन करके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तुष्टीकरण करें, मालेगांव से लेकर के तरह तरह के बम ब्लास्टों में हिंदू आतंकवादियों को पकड़ा जाए और इसके बावजूद भी हमारे लोगों को पकड़ा जाए, इसके बावजूद भी सारी दुनिया भर के सांप्रदायिक लोगों को पकड़ा जाए और ये शिवसेना के लोग जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग इस तरह की बातें करें, हर्षास्पद है। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं, जोड़ने वाली नहीं है। ये देश का कहीं अहित करने वाली बातें हैं, देश का हित करने वाली बातें नहीं है। ये देश को तोड़ने की बात साजिश हो रही है। ये कांग्रेस कहीं पे इस प्रकार की बातों का, इस प्रकार की राजनीति का विरोध करेगी तो कांग्रेस इन लोगों के खिलाफ एक होगी। भारद्वाज जी, अपनी अपनी नीति, अपने सिद्धांत, अपनी सोच की बात है। आप जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उसकी परिभाषा शिवसेना के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग हो सकती है, और यह जो एक सच है बल्कि तथ्य है, उसे इनकार नहीं किया सकता है कि आज देश की जनता का जनादेश उनको प्राप्त है और आज केंद्रीय सत्ता में वो मौजूद है। यह अब इस पर अलग बहस हम कर सकते हैं कि आखिर किस आधार पर, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, यह अलग मुद्दा है। लेकिन आज के दिन यह तय है कि जिस कथित धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बातें हम करते हैं उसकी पुनर्परिभाषित करने की मांग भी हो रही है। राकेश कपूर साहब, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है जो इन बातों से चर्चा से जुभर का है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस या अन्य जो गैर भाजपा जो दल हैं उनके मुकाबले एमआईएम को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, राजनीति में जी, आप किसी भी संभावना को असंभावना नहीं बना सकते, नंबर एक। लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा इतिहास में हम जाना चाहते हैं। जी, वो इतिहास ये है कि 1936-37 में जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं पश्चिम बंगाल सरकार, उस जमाने की जो बंगाल सरकार थी जी, उसमें मौलाना फजलुल हक की सरकार में वो एक मंत्री थे जी, स्वयं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो इसलिए ये कहना कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में हमेशा दरार रहेगी, दरार हुई सिद्धांतों पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान के बनने के कट्टर विरोधी थे जी। इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी और वो हिंदू महासभा में थे जी। हिंदू महासभा में रहते हुए वो मौलाना फजलुल हक की सरकार मंत्री थे, वो शामिल थे, मंत्री थे। बिल्कुल। उसके बाद आप और देखिए, उसके बाद जब भारतवर्ष आज़ाद होता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई विरोध नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विरोध कहाँ पैदा होता है? 1952 के चुनावों से पहले 1950 जो, बल्कि आपने याद दिलाई तो मैं याद दिलाना चाहूंगा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें श्यामा प्रसाद, मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ विरोध था? वो उद्योग मंत्री थे जी। 1947 में जब सरकार बनी जी, तो वो उद्योग मंत्री थे और वो राष्ट्रीय सरकार थी। लेकिन कहाँ विरोध पैदा हुआ पंडित नेहरू से? पंडित नेहरू से विरोध पैदा हुआ 1950 में जब लियाकत अली साहब, नहीं आप जरा शांत रहिए, पहले इतिहास पढ़िए आप। जब पहले कुछ पढ़ो लिखो उसके बाद बोलो। लियाकत अली, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तब उन्होंने सरकार छोड़ी। और नेहरू लियाकत पैक्ट में क्या था? नेहरू लियाकत पैक्ट में ये था कि जो बातें असफल हो गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1 एंड कैबिनेट मिशन प्लान 2
इन 1946 जो अंग्रेज़ों ने कहा था कि शायद इससे हिंदुस्तान जुड़ा रह सके, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और लियाकत अली साहब उस सरकार में, जो उस समय गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाती थी, अब उसमें होम मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे उसके, लेकिन अख्तियारात उनके प्रधानमंत्री के थे। लेकिन उसके अंदर कोई बात नहीं बनी और लियाकत अली साहब ने मुसलमानों के लिए अलग से फंडिंग की, अलग से इस पर विवाद पैदा हुआ और नेहरू जी ने कह दिया वायसराय से कि ये नहीं चलेगा, नहीं चल सकती है ऐसे सरकार। उसके बाद जब 1947 के शुरू में बर्मा से लॉर्ड माउंटबेटन बन करके आते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल वायसराय के तौर पे, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का प्लान रखते हैं और वो स्वीकार हो जाता है बाद में। लेकिन जिस मुद्दे जिसको अस्वीकार कर दिया था कांग्रेस ने, बंटवारे के प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन प्लान के 2 के अंदर था बंटवारे का, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। वही बात पंडित नेहरू ने लियाकत अली के साथ समझौता करके कर दी। और जिस प्रकार से जो उसकी जड़ जो है वहीं से निकलती है कि मुसलमान भारत से अलग नागरिक क्यों, उनकी एक भारतीय सामान्य नागरिक के रूप में नहीं, एक मुसलमान नागरिक के रूप में उनकी पहचान दी गई, यही सबसे खतरनाक बात थी। और आज़ाद हिंदुस्तान में आज जो राजनीति हो रही है उसके पीछे लगातार जितनी भी, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मुसलमानों को अलग से वोट बैंक बनाए रखने की तजवीज़ें बनी हैं, उसके रूप में, उसकी शक्ल के रूप में ये मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन के नेता आए हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, इसका मुकाबला किया जाना चाहिए हर स्तर पर। और सबसे बड़ा मुकाबला करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जिसने खुद ऐसी पार्टी को, ऐसे विचार को पनपाया है। ये विचार है नहीं, लेकिन अब उसे संरक्षण ये विचार है। मुझे नहीं लगता सत्ता पक्ष से कोई संरक्षण है, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं। अभी फूलचंद जी, अभी आपने बात सुनी, एक जो शंका है या जो कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से नहीं, मैं आपके पास फूलचंद जी, जो मैं आपसे आप ही के पास आ रहा हूं, यह जो शंका है कि देश में ऐसे जो कुछ चल रही है बयान कि कांग्रेस और अन्य जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां भी अनेक हैं जो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में काफी मजबूत है, तो उनके खिलाफ अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे के लिए एमआईएम अर्थात ओवैसी के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी हाथ रख रही है। नहीं तो विनोद जी, उन्हें खतरा क्यों पैदा, घबराहट क्यों पैदा हो रही है? अगर रख रही है तो घबराहट क्यों पैदा हो रही है? हेलो, बोलिए। अभी आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल थे जी, उन क्षेत्रीय दलों से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव के अंदर उन सभी क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में लिया था और साथ में लेकर चुनाव लड़ा था और उन लोगों को भी सीटें लड़ने को नहीं, कई दलों को छोड़ते भी गए, सभी को साथ में लिया, कई दलों का त्याग किया। माने शिवसेना आपके महाराष्ट्र में शिवसेना का आपने त्याग कर दिया, हरियाणा में त्याग कर दिया, हमने उनका छोटी दलों का समर्थन किया। नहीं, हरियाणा में हरियाणा अगर उनका हमने छोड़ा, जरूर छोड़ा हमने, लेकिन उनका हमारा जो समझौता, सीटों का समझौता था, वो बैठ नहीं पाया। लेकिन मैं आ रहा हूं, जब आप एमआईएम की बात कर रहे हो तो मैं एमआईएम पे कहता हूं कि जिस तरह से हमने छोटे दलों को साथ में लेकर हम चले और साथ में लेकर उनको जिस तरह से हमने लोकसभा में कामयाबी पाई, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि एमआईएम को हम उभरने के लिए, उनको एक करने के लिए हम समर्थन करते हैं, ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। मेरे प्रवक्ताओं को भी कहना चाहूंगा कि एनसीपी के और कांग्रेस के कि हम किसी ऐसी सांप्रदायिक ताकतों का हम साथ देने वाले नहीं है। राकेश कपूर जी ने जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पर कहा, उन्होंने आधी बात छोड़ दी थी, मैं उसे पूरा करना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी है कि जिस तरह से एक हिंदुस्तान के अंदर 2 विधान नहीं चलेंगे, 2 झंडे नहीं चलेंगे, उसका हमने अखंड भारत के लिए जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उन्होंने देश के लिए कश्मीर में जाकर वहां का परमिट सिस्टम बंद करने के लिए वहां पे शहादत दी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी है,
आज देखिए कि हम अखंड भारत किस तरह से रहे और अखंड भारत के लिए ही हम लड़ रहे। आज जिस तरह से हम धर्मनिरपेक्षता की ताकतों से और ये धर्म की लड़ाई को अलग छोड़ते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आज विकास की राजनीति चलिए फुलचंद जी आपकी बात मान गए, लेकिन परिस्थितियां फुलचंद जी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपकी पार्टी स्वयं बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। फुलचंद जी इस तरह का बहुत हमें अफसोस होगा कि इस तरह की पार्टियां जो अगर इसका उद्गम होता है, परिस्थितियां बहुत बदल गई मैं हैं। अभी उदाहरण देता हूँ। फुलचंद जी आपने बड़ी अच्छी बात की, श्यामा प्रसाद आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर का मुद्दा उठाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी शहादत दी, बिल्कुल सही है। लेकिन आज आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है और जिस धारा 300 अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है और आपके पूरे दिमाग में, आज वहां जाकर के आपके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यह चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आप उसी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लेकर कुछ सीटें बढ़ाने के लिए आप अपने सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं। और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिवंगत, आज उनकी आत्मा रोती होगी। आपने कहा कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी, लेकिन उनकी बातों को, उनके आंसुओं को देखने के लिए आपके पार्टी तैयार नहीं है। मैं इसमें फूलचंद जी एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूं कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी थी तो उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, क्योंकि उन्होंने बात कही थी दो विधान, समय समाप्त, दो विधान, दो प्रधान, दो प्रधान नहीं होगा, दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चल सकते। उसमें से दो प्रधान गायब हो चुका है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर धारा 370 समाप्त होगी, चूंकि दो प्रधान किसने समाप्त की? वो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने 1965 के भारत युद्ध के समय से पहले। इसलिए अगर दो निशान और दो विधान भी समाप्त किए जाएंगे तो वो जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा ही समाप्त किए जाएंगे। ये मान लीजिए, चूंकि जब श्यामा प्रसाद जी ने शहादत दी थी तो परिस्थितियां दूसरी थी, आज दूसरी हैं। और इसीलिए भाजपा का आज का वहां का एजेंडा क्या है कि वहां से खानदानी शासन खत्म करो। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद अनुच्छेद 370 को और नहीं, वो विधानसभा तय करेगी, वो केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती। उन्होंने उस मुद्दे को, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो मुद्दा बन सकता था, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना, लेकिन वो विधानसभा ही तय करेगी। दो प्रधान विधानसभा ने ही समाप्त किए। अब मेरा एक पंक्ति में समाप्त हो गया। मैं इस परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश की रक्षा पूरी ईमानदारी के साथ, इस देश की सार्वभौमिकता पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है। और इस ईमानदारी के साथ जो देश के लोगों का सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो सारी बातें। ठीक है भारद्वाज जी, आपकी ईमानदारी और जो सिद्धांत जो आपके थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सवाल। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा, महिमा मंडित करने की ओवैसी को आवश्यकता नहीं है। शायद बिल्कुल, शायद इसीलिए आप हाशिए पर चल गए। बहरहाल आज का समय हमारा चूंकि समाप्त हो रहा है, हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस ओवैसी और MIM को जो सुर्खियां मिल रही है वो खतरनाक है। लेकिन चूंकि स्थिति ऐसी बनी है, उसको चर्चा के माध्यम से हम देश को चेताना चाहेंगे। और पहली चेतावनी हमारी भारतीय जनता पार्टी को होगी। पहले बता दो, मैं बता दो, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यह सच है कि ओवैसी और MIM के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई नीतिगत हाथ है, तो वो अपने हाथ को तत्काल खींच ले, अन्यथा आप देखेंगे कि समय आने पर वही MIM ओवैसी उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होगी। तो आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरीश भारती जी धन्यवाद, अजय पाटिल जी आपका भी धन्यवाद, सुभाष सावंत जी आपका भी धन्यवाद, फूलचंद उबाले जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा भाग लेने के लिए। आज की चर्चा समाप्त। कल हम फिर मिलेंगे इसी राज चक्र में एक नए विषय के साथ, एक नए ज्वलंत मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।